हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का आपका जो इंटेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज का पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए मतलब क्यों हो नहीं सकता या फिर रिक्वायरमेंट को फुलफिल क्यों नहीं करेगा। तो क्या है ना, अनलाइक द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से स्पेशलाइज सेल्स एंड टिश्यू टू फॉर्म वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। मतलब उस बॉडी में डिफरेंट वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और वो सेल का नंबर्स इतने ज़्यादा होता है कि हर किसी सेल को डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए सिंस दिस सेल्स कैन नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और वो जो सेल्स है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के पूरा अंदर ही होता है तो वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी नहीं होता है। सो सिंपल डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू ऑल दिस सेल्स। इसीलिए हमारा जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इनफ नहीं होता कि हर सेल को उसको ऑक्सीजन मिल पाए, उसके बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल पाए, वो सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई चीज़ व कोई ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी चीज़ जिंदा है या नहीं, कौन से फैक्टर्स कौन से क्राइटेरिया को देख के आप बोलोगे वेदर द ऑब्जेक्ट इज अलाइव और नॉट, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग प्लांट को देखेंगे, प्लांट का ग्रोथ तो इमीडिएटली दिखाई नहीं देता ना, तो हम लोग कैसे मान लें कि वो अलाइव है कि नहीं। तो एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो हम लोग आप देखिए आपको आंसर को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह से लिखने से। मान लो एक आंसर का वेटेज 2 मार्क है, आप अगर उसमें आपका राइटिंग की वजह से 1.5 मिल रहा है वो ठीक नहीं है। आपका मोटो ये रहना चाहिए कि अगर 2 मार्क है मुझे उसमें 2 आउट ऑफ 2 ही मिले, ठीक है ना। तो उस हमको हमारा राइटिंग भी सही करना है। तो एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ये सारा चीज़ को देख के हम बताएंगे कि जनरली हम लोग बताते हैं। हाउएवर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। Therefore, the presence of life process is a fundamental criteria। तो किसका की वर्ड क्या है जिसको टीचर देख के आंसर ना, लाइफ प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज ए फंडामेंटल क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो लाइफ प्रोसेस में स्लो ग्रोथ हो सकता है, आपका डाइजेशन हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है। तो ये सारा हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस। हमारा ये वर्ड आपके आंसर में रहना चाहिए। तो दिस इज द क्राइटेरिया ड्यू टू व्हिच डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव और नॉट। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड what are outside raw material used for by an organism। so various कौन सा outside raw material एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। तो वेरियस आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर फॉलो। क्या है, फूड। वो सबसे पहले खाना लेता है बाहर से, फूड एज ए सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल। नेक्स्ट वो लेता है ऑक्सीजन आप उसका ब्रीथिंग में, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और उसमें से एनर्जी लेगा खुद के लिए। देन वाटर भी लेता है, तो वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड अदर फंक्शन इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे हम कार्निवोर को पकड़ सकते हैं, उसका जो फूड का रिक्वायरमेंट वो अलग होता है, जो हर्बीवर होता है उसका फूड का रिक्वायरमेंट अलग होता है, जो पैरासाइट होता है उसका फूड का रिक्वायरमेंट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है। हम अमोइबा को स्टडी कर रहे हैं या फिर एक ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। कितना लेगा, कितना क्वांटिटी का लेगा, क्या क्या लेगा, ये भी आपका कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेस शुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर
मेंटेनिंग लाइफ, कौन सा प्रोसेस चाहिए? द लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रेशन एटसेट्रा आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ. दीज आर द प्रोसेस अंडर द लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, आपका एक्सक्रेशन हो, ये सब किसके अंडर आता है? ना लाइफ प्रोसेस के अंडर आता है. तो दीज आर द प्रोसेस विल कंसिडर अंडर फॉर मेंटेनिंग लाइफ. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखना. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है ना? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और साइमल्टेनियसली हेटरोट्रोपिक भी जाएंगे. तो फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके वो खाना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फूड सिंथेसिस हो जाता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रोप्स. वो हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप से ही खाना लेता है. दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. तो उसके बॉडी के अंदर वो एंजाइम उस फूड को ब्रेक डाउन करके फिर उस बॉडी को एनर्जी रिलीज करवाता है. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, लेकिन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपका क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए. ऑटोट्रोपिक में फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग द डे टाइम, जब सनलाइट होगा तब उस टाइम आपका फूड आपका सिंथेसिस होगा. एंड फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम, मतलब वो एक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म हो, वो कभी भी आपका खाना सुबह, दोपहर को, रात को कभी भी खा सकता है. सो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. जितने भी आपका ग्रीन प्लांट इंक्लूडिंग सम बैक्टीरिया भी वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो करते हैं, मतलब. एंड ऑल एनिमल्स एंड फंगाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. आपका जितने भी एनिमल्स है और फंगस है वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के माध्यम से जिंदा रहते हैं. चलो नेक्स्ट इज आपका where do plants get each of the raw material required for photosynthesis. कहाँ से मिलता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल? पहले जानेंगे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और कहाँ से मिलता है. तो क्या है उसका मेन 3 रॉ मटेरियल होता है. क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. सो द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है ना? प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा. वाटर मिलता है उसको, प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स. नेक्स्ट उसको सनलाइट which is absorbed by the chlorophyll and other green parts of the plant. देखिए आपको आंसर तो आप जानते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको कुछ जितने भी, सपोज मान लो इस क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क है, आपको इसमें से 2 आउट ऑफ 2 ही रखना है. अगर आप इसमें 1.5 रख रहे हैं, राइटिंग में सही ढंग से नहीं लिख रहे हैं, या फिर उसमें 1 मार्क पा रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है. आपको प्रेजेंटेशन भी 100% करेक्ट, सीबीएसई क्या पूछ रहा है और कितना पूछ रहा है, हमको उसी हिसाब से लिखना है. ठीक है, चलो उसके बाद आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक. ये आपके बहुत स्कूल एग्जाम में भी आता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी आने का चांसेस है. तो आप इस आंसर को अच्छे से देखिए, जानिए और इसको अच्छे से प्रेजेंट भी कीजिए. सो फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक. क्या है? देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमक डिजॉल्व बिट्स ऑफ फूड. हर कोने को, फूड के हर दाना को वो ब्रेक डाउन करता है एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. एक एसिडिक मीडियम बनाती है. इन दिस एसिडिक मीडियम क्या होता है ना? एंजाइम्स पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन व्हिच इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. मतलब आपके खाने में आप जो प्रोटीन लेते हो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है. इट ऑल्सो किल्स मेनी बैक्टीरिया. आप जो खाना खा रहे हो वो हमेशा प्योर नहीं होता, डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ माइक्रोब्स जाते हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी जाते हैं. बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटरिंग अलोंग विद द फूड. खाने के साथ जो इम्प्योरिटीज़ भी जाती है थोड़ी बहुत, वो उसको भी मार देती है. तो आप इन्फेक्शन से, मैक्सिमम टाइम के इन्फेक्शन से बच जाते हैं. लेकिन आप सोचो कभी कभी आप खाना मतलब बहुत ही पॉइजनस खाना खा लेते हैं, तला हुआ खाना खा लेते हैं, तो उस टाइम अगर हमारा एसिड उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा तो हम सिंपली फूड पॉइजन से भी अटैक हो जाते हैं. फूड पॉइजन से भी
अटक हो जाते हैं। तो ये हमारा जो एसिड है स्टोमक ये सारा काम वो निपटा लेता है। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज अमाइलेज, लिपासे, पेप्सिन, ये सारा जो ट्रिप्सिन एटसेट्रा, ये सब आपका डाइजेस्टिव, आप इस चारों का नाम अच्छे से याद रखिए। अमाइलेज, लिपासेम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल वंस। उनका सबसे पहला काम होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है, मतलब आपका C6H12O6 फॉर्मेट को उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपल आपका फूड सब्सटेंस में। दिस सिंपल पार्टिकल्स कैन बी इजीली अब्जॉर्ब बाय द ब्लड, और जब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा ब्लड उसको इजीली अब्जॉर्ब कर पाएगा एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद पूरा बॉडी को वो सिंपल पार्टिकल्स और ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी को उसका सप्लाई जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड to absorb how is the small intestine designed to absorb digested food। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से देखिए, इसको प्रेजेंट भी अच्छे से करना। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइन हुआ है ताकि वो फूड को ऑब्जर्व कर पाए। आप खाना खा लिए, अगर आपके बॉडी में फूड ऑब्जर्व भी नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए कौन काम करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। आपके आंसर में विली वर्ड होना चाहिए, दिस इज द की वर्ड। ये विली आपका वो की वर्ड है जिसको देख के टीचर मार्क देते हैं। दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर मोर एफिशिएंट फूड ऑब्जर्प्शन। वो क्या करता है? वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, फूड को ऑब्जर्व होने के लिए सरफेस देता है। विद इन दिस विली मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। उस विली में क्या है ना? ब्लड वेसल। विली के अंदर आपका पहले तो विली के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? फूड को ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। वो वहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचाते हैं ना? ब्लड स्ट्रीम को, ब्लड स्ट्रीम तक वो पहुँचाते हैं। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द ऑब्जर्व फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड के माध्यम से बॉडी के हर एक सेल, हर एक पार्ट को आपका वो ऑब्जर्व फूड पहुंच जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर सही ढंग से लिखना है। मैं फिर से और एक बार पढ़ लेता हूँ। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। आप पहले विली के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद विली का काम क्या है ना? दिस विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर मोर एफिशिएंट फूड ऑब्जॉर्प्शन। देन विद इन दिस विली मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। उस विली के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं दैट ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड। वो डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करते हैं एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द ऑब्जर्व फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपको इतना लिखना है। आप डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप सिर्फ आंसर लिखो। डायग्राम हमारा रेफरेंस के लिए पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में डायग्राम करना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर क्या है 1। तो चलते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं ना। व्हाट एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? जो वाटर में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को किसे बोलते हैं? जो लैंड में रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो क्या है? व्हाट एडवांटेज ओवर ए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए दोनों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो जो लैंड ऑर्गेनिज्म है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ऑक्सीजन किस हिसाब से अवेलेबल है, और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन किस हिसाब से अवेलेबल है? किसके लिए? वो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एक अच्छा बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, मतलब उसको ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए कम मेहनत करना पड़ता है। वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो क्या है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वेयर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन
पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है उसको ऑब्जर्व करता है, लेकिन एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू वाटर। एयर में जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी वो ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होकर रहता है। ठीक है, तो द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डोंट हैव टू ब्रेथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आप देखे होंगे, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग, मान लो आप एक ह्यूमन बीइंग और एक फिश के बारे में सोचो। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है और ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फिश आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। आप ह्यूमन बीइंग के पास जो एयर का ऑक्सीजन वो सफिशिएंट रहता है, तो उसको ब्रीदिंग जोर जोर से ब्रीदिंग लेने की ज़रूरत है, वो आराम से ब्रीदिंग करता है। लेकिन फिश के पास ऑक्सीजन का डिजोल्व ऑक्सीजन तो कम रहता है ना, लेकिन उसको बॉडी में तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ब्रीथिंग का रेट स्पीड कर लेता है ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर पाए, उसके बॉडी में ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सिंस द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज एयर इज हाई, द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म डोंट हैव टू ब्रीथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन, देयरफॉर अनलाइक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म डोंट नीड एडाप्शन फॉर गैसियस एक्सचेंज। उसको गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ एडाप्शन नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट आपका ऑक्सीजन लेगा, किसमें, लंग्स। जो अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के पार करें तो डायरेक्ट लंग्स में जाके वो काम करना शुरू कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेट एडवांटेज फॉर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ओवर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। करेक्ट, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे आपको आंसर लिखना है। दिस इज द प्रेजेंटेशन, यू हैव टू राइट इट नीटली। चलो, नेक्स्ट इज द व्हाट आर द डिफरेंट ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms. It is one of the very very important question. आप इसको अच्छे से देखो, किस तरह से आपको आंसर लिखना है वो सबसे जरूरी है। उससे पहले आप आंसर को एक बार समझ लो। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या क्या डिफरेंट वेज है जिसकी मदद से ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हम इसका 3 केस अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, आप ये डायग्राम को अच्छे से याद रखना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट आपका। तो 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, इज ब्रोकन इन द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, हमारे बॉडी, हमारा सेल के साइटोप्लाज्म होता है ऑफ द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म में जो साइटोप्लाज्म होता है वहीं पे देखो, ये आपका एमसीक्यू में आ भी सकता है, अससन रीजनिंग में भी आ सकता है। जो ग्लूकोज हम लोग लेते हैं और वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है। दिस प्रोसेस 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसमें से जो 6 कार्बन से 6H12 वो 6 ब्रेक होके 3 कार्बन मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल कॉल्ड द पायरुवेट। उसको क्या बोलते हैं, उस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम लोग पायरुवेट बोलेंगे। ठीक है, आप हर स्टेप में नाम भी याद रखना, पायरुवेट स्पेलिंग के साथ पायरुवेट उसको बोलेंगे। तो फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, तो पायरुवेट अभी 3 डिफरेंट वेज में ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर उसको ऑक्सीजन कम मिले या फिर ना मिले तो वहाँ पे कौन काम करेगा, फर्दर ब्रेकडाउन पायरुवेट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मैनर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले क्या आता है ना, एनोरोबिक रेस्पिरेशन। किस एनोरोबिक रेस्पिरेशन मतलब लैक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेरी लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये एनोरोबिक रेस्पिरेशन किसके पास होता है, ईस्ट। सो इन दिस केस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथानॉल, इस केस में वो कन्वर्ट होता है इथानॉल। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्रेक होके क्या फॉर्म करेगा आपका इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हो गया पहले, अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले, जो कि उस तरह का रेस्पिरेशन कौन करता है, ऑक्सीजन ना मिले नहीं, हम लोग बोल सकते इस तरह का रेस्पिरेशन होता है आपका ईस्ट के पास। ठीक है, चलो, अगर उसको ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम मिले, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव राइज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर देन एनर्बिक रेस्पिरेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका पायरुवेट ब्रेकडाउन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा और उसमें एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी भी
रिलीज होगा। लेकिन अगर वही क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन, देखिए अब ये सेकंड स्टेप, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब समटाइम देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, आप लोग सोचे होंगे रनिंग करते करते मसल क्रैम्प हो जाता है, तो ये वही केस है। समटाइम व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन स्पेशली ड्यूरिंग विगोरसली एक्टिविटी इन आवर मसल, और हम लोग कुछ हेवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो आप हम जो बोलते हैं पैर में क्रैम्प आ गया, वही क्रैम्प आपका लैक्टिक एसिड बॉडी में रिलीज होता है। अब देखिए क्या होता है, अगर आप लैक ऑफ ऑक्सीजन में मतलब मसल सेल के अंदर मसल सेल भी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वहाँ पे कौन सा एसिड फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड। आप इसको याद रखो, उस केस में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है इन मसल कजेस क्रैम्प, तो वहाँ पे मसल क्रैम्प होगा। तो ये जो थर्ड आप जो लैक ऑफ ऑक्सीजन ये बीच वाला केस देख रहे हो, ये आपका मसल सेल में होगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से इसको प्रेजेंट करना, जैसे लिखना रहा, यहाँ पे फ्लो चार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे डेफिनेटली फ्लो चार्ट करना ही पड़ेगा। तो आप ये पूरा चीज़ को अच्छे से याद रखो, किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, हम इंसानों की बॉडी में आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कैसे है, देखिए किस तरह से हम लोग का आंसर लिखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में हम लोग लिखते हैं, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स और द हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे की वर्ड आपका हीमोग्लोबिन है। प्रेजेंट इन द आरबीसी और रेड ब्लड सेल टेक्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द लंग। सो आरबीसी एयर से लंग को कौन लाता है, आपका आरबीसी। दे कैरी द ऑक्सीजन टू टिश्यूज, वो डिफरेंट टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तो वो रेड ब्लड सेल आपका क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट और द रेड ब्लड सेल प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। आपका जो रेड ब्लड सेल में अंदर जो पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो एयर से लंग्स को ब्लड ऑक्सीजन लेता है, फिर दे कैरी द ऑक्सीजन टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जहाँ पे बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा वो कैरी करेगा। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से मूव करती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड किस में सॉल्युबल है, ये आसेसन रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, आप थोड़ा अच्छे से देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, हेंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यू इन द डिजॉल्व फॉर्म। मोस्टली ये कौन से फॉर्म में होता है ना, डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म में वो होता है फ्रॉम इन आर बॉडी प्लाज्मा टू टिश्यू, इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन आर बॉडी प्लाज्मा टू लंग्स, वेयर इट डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एयर, फिर ब्लड से एयर तक जाता है इन द लंग्स एंड देन एक्सपेल्ड आउट थ्रू नॉस्ट्रिल। दिस इज द वे यू हैव टू रिप्रेजेंट द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारा लंग्स किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका जो एक्सचेंज हो मैक्सिमम हो पाए। तो लंग्स कंटेंट्स मिलियंस ऑफ एल्वेओली। क्या है यहाँ पे पॉइंट आप लोग पकड़ना, it contains millions of alveoli which provides a surface for exchange of gases. An extensive network of blood vessel is present in the wall of the alveoli. alveoli में क्या है ना, blood vessel है। alveoli में क्या है ना, blood vessel. By lifting our ribs and flatten the diaphragm, the chest cavity becomes spacious. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो रिब्स ऊपर होता है, एंड फ्लैटन द डायग्राम पे फ्लैटन होता है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्पेशियस। चेस्ट कैविटी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनता है। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड एल्वेओली। उस जो एयर है वो लंग्स के अंदर डिजॉल्व मतलब एंटर करता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्रेथ diffuses into blood and carbon dioxide from the blood brought from the body diffuses out in the air. So this is the complete procedure. किस तरह से हमारा बॉडी डिज़ाइन ही हमारा स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड इसमें सबसे अहम भूमिका है आपका एल्वेओली का। एल्वेओली का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एल्वेओली एक या दो नहीं मिलियंस में होते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट, उस कंपोनेंट्स का काम क्या है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स आर द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल। तो हार्ट का काम क्या होता है ना, हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड सेंड दिस इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, हार्ट का मेन काम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा थ्रू आउट द बॉडी मूव करवाता है और वो ब्लड जाके सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, मतलब जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कलेक्ट करता है और कहाँ तक भेजता है, लंग्स को भेजता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होगा ब्लड में। तो सेकेंड कंपोनेंट है आपका ब्लड। सो ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड क्या कैरी करता है ना, आपका ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट भी वो कैरी करता है, वो ब्लड का काम है। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स। कितने ना, ब्लड वेसल्स जिसको हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कैरी ब्लड ईदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। तो ये एक नेटवर्क के काम करती है, पैसेज देती है, ब्लड फ्लो को पाथ देती है। जैसे आपका आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है, जिस और वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और कैपिलरीज में वो 2 तरह का ब्लड का एक्सचेंज होता है। जिस इससे जगह भी होते हैं जो कि बहुत छोटे हिस्से होते हैं, बहुत सेल्स बहुत छोटे होते हैं, उस जगह में आर्टरीज वेन पहुंच नहीं पाती, तो कैपिलरीज वहाँ पे वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। ठीक है, चलो तो आप देखो बच्चों इसमें मतलब आपको किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल्स एंड बर्ड्स। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, आप बॉडी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मेंटेन एन एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। देखो ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनको ह्यूज ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर वो सेपरेटली कैरी नहीं होगा तो हर सेल के पास ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट का पहुंच नहीं पाएगा। तो मेंटेन एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड इन द बॉडी, दिस सिस्टम इज एसेंशियल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड। तो मैमल्स एंड बर्ड्स इनको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए for example animals like mammals and birds which constantly use their energy to maintain their body temperature। आप कुछ काम करो या ना करो लेकिन आपकी बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो mammals and birds का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए टू मेंटेन एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, वन इज द जाइलम एंड सेकेंड इज द फ्लोएम। क्या है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये 2 कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट्स में। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ये क्या कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है, और फ्रॉम सॉयल टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ये फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है ना, फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये होता है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 2 बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपका वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल कैरी करता है रूट से लेकर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, एंड फ्लोएम क्या कैरी करता है, जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड प्रिपेयर होता है उस फूड को लीफ से लेकर जो जो एरिया में रिक्वायरमेंट होता है वो फूड का सप्लाई देता है कौन, फ्लोएम। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो हम देखेंगे, ये जानते हैं वाटर एंड डीजल मिनरल कौन कैरी करता है, जाइलम। तो देखेंगे वो किस तरह से होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम। मोस्टली किससे ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के पास क्या है ना, आपका जाइलम। From the soil to the leaves, the xylem cells of root stem and leaves are interconnected to form a conducting channel। तो जाइलम क्या होता है, एक नेटवर्क बनाती है। तो रूट सेल्स टेक आयंस फ्रॉम द सेल। रूट सेल्स क्या करता है, आयंस लेता है सेल से। दिस सीक्रेट ए डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ रूट्स एंड सॉइल। तो ये आयन में जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही हो जाता है। देयरफॉर दिस इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज फॉर्म्ड एंड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो आपके आंसर में ये जो कीवर्ड है क्या है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रहना बहुत ज़रूरी है। The continuous loss of water takes place due to transpiration। ट्रांसपिरेशन भी इसका एक फैक्ट है। जो लीफ से लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर जो निकलते रहते हैं स्टोमाटा से, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से भी प्रेशर बनती है। बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन ए सक्शन प्रेशर। तो आपके ये जो की वर्ड से सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर किससे बनता है ना, आपका ट्रांसपिरेशन से। किससे बनता है, ट्रांसपिरेशन से। सक्शन प्रेशर की वजह से द फोर्स इनटू द creates result in which water is forced into the xylem cells of the root। The effect of root pressure for transportation in plants is more important in night, while during daytime transpiration pools become the major driving force। दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सन की वजह से ट्रांसपिरेशन होता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है रात को जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। तो उस टाइम ये प्रेशर मतलब ये बहुत रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लो, आप कैसे इस आंसर को प्रेजेंट करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से पढ़ के लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो हमको पता है फूड फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका क्या लिखेंगे आंसर ना, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। Correct. The transportation of food in phloem is achieved by utilizing energy from ATP, which helps in creating osmotic pressure। तो वो जो osmotic pressure के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो कहाँ से आता है, ATP से। The transport food from area of high concentration to low concentration। जहाँ फूड का मतलब प्रेजेंस ज़्यादा होगा, दैट इज़ द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन। जहाँ फूड का प्रेजेंस कम होगा और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा फूड, दैट इज़ द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से देखना है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। भारत में 22 कैरेट के लिए सोने का मूल्य 10 ग्राम पर 70,220 रुपए है। आज 19 दिसंबर तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सो नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। ये नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का बेसिक फिल्टरिंग यूनिट, मतलब नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन करता है। ईच किडनी पोजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन, उसके पास बहुत सारे नेफ्रॉन होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 million। The main component of nephron is glomerulus, Bowman's capsule and long renal tubules। तो इसका कंपोनेंट आपका याद रखना, कितने नेफ्रॉन्स है वो थोड़ा याद रखना। एंड नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। आपका
जो फिल्ट्रेशन का काम वो नेफ्रॉन ही करता है, फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पास क्या क्या कंपोनेंट है आप याद रखना, ग्लोमेरुल्स, बोमेन्स कैप्सूल एंड द रेनल ट्यूबल, ये आपका मेन कंपोनेंट है आपका किसका, नेफ्रॉन। आपको डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम अभी यहाँ पे जो दिया है वो सिर्फ समझने के लिए है, आप डायरेक्ट फंक्शन लिखना। तो फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी, किससे ब्लड एंटर करता है किडनी के अंदर, रेनल आर्टरी, ये याद रखना। व्हिच ब्रांचेस इनटू मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरुल्स, द वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसपोर्ट टू द नेफ्रॉन एट बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के साथ क्या होता है, द वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसपोर्ट टू द नेफ्रॉन एट बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन के नेफ्रॉन में जो बोमेन्स कैप्सूल है, जो आप वाटर पी रहे हैं या फिर जो भी सॉल्यूट आपका शुगर हो सकता है, सॉल्यूट आपका कोई सॉल्ट हो सकता है, तो ये सब कहाँ जाके पहुँचते हैं ना, बोमेन्स कैप्सूल के पास से। द प्रोक्सिमल ट्यूबल क्या करता है उसके बाद, सम सब्सटेंसेस सच एज एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड सॉल्ट आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन द यूरिन। तो उसके बाद प्रोक्सिमल ट्यूबल क्या करता है, जो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट होके जा रहा है वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है, उसको रीअब्सॉर्ब करता है, और जो भी अनवांटेड चीज़ें वो यूरिन में डिजोल्व करवा देता है ताकि वो बाहर निकल पाए। द फिल्ट्रेट देन मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनेल वेयर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, उसके बाद फिर से वो जो भी फिल्ट्रेशन निकलता है वो नीचे जाता है हैंडल में, और उसमें से अगर ज़्यादा और पानी अगर ऑब्जर्व हो सकता है बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेता है। फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूबल एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन ये सारे काम मिलकर करते हैं। तो यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर, from ureter it gets transport to the urinary bladder and then into the urethra। ठीक है, तो डिटेल प्रोसीजर, डिटेल फंक्शन नेफ्रॉन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के एक दो बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और हाँ, यहाँ पे डायग्राम का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एग्ज़ाम में डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्या होता है ना, प्लांट्स कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में तो एक्सक्रीशन के लिए पर्टिकुलर पाथ है, तो प्लांट में है या नहीं, अगर है तो वो कैसे करता है। देखिए, जब प्लांट के पास वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वाटर को अपने बॉडी से रिलीज करवाता है। वेस्ट मैटर्स में बी स्टोर्ड इन द सेल वैक्यूल्स, जो वेस्ट होता है वो सेल में, जो बहुत आप लोग पढ़े हैं प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, जो बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं, तो उसमें वो स्टोर होता है किससे, एज ए गम और रेजिन, और स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो ये इसमें एज ए गम डिपॉजिट होता है, नहीं तो रेजिन डिपॉजिट, इट ऑल्सो स्टोर्ड इन द लीव्स दैट लेटर फॉल ऑफ। जब वो आप देखे होंगे कुछ मतलब पेड़ से पत्ते भी गिरते हैं, तो आप डेफिनेटली जो पत्ते गिरते हैं डेफिनेटली उसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मौजूद होगा। इट ऑल्सो स्टोर्ड इन द लीव्स दैट लेटर फॉल ऑफ, इमीडिएटली नहीं गिरता है, बहुत सारा स्टोरेज होने के बाद वो पत्ता गिर जाता है। ठीक है, चलो आप देख लीजिए आंसर कैसे लिखना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। हमारे बॉडी में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको रेगुलेट कैसे होता है। ऐसा नहीं कि हम हर टाइम हमको यूरिनेट के लिए अर्ज आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो वो कैसे रेगुलेट होता है। तो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा पानी है उसके ऊपर कितना यूरिनेट हम लोग करेंगे वो डिपेंड करता है। डिजॉल्व टू वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन सच एज एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको एडीज बोलते हैं, ऑल्सो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ यूरिन
प्रोड्यूस। तो क्या होता है, सम अदर फैक्टर जैसे हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट मतलब हम किस रीजन में रह रहे हैं, हम पोलर रीजन में रह रहे हैं या डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं या मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, उसके ऊपर भी हमारा यूरिनेशन डिपेंड करता है। एंड हार्मोन सोचा कुछ हार्मोन उसके लिए एडीएच हार्मोन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऑल्सो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस। तो ये हमारे बॉडी में कितना यूरिन प्रोड्यूस होगा, ये हार्मोन एडीएच हार्मोन भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। हैबिटेट रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका एडीएस भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट है, उसके ऊपर भी यूरिनेशन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ. The kidney in human being are a part of system of nutrition, respiration, excretion और ट्रांसपोर्टेशन। हमको पता है किडनी क्या काम करता है, फिल्ट्रेशन करेगा। फिल्ट्रेशन करना है मतलब वो वेस्टेज को बाहर निकालेंगे, मतलब ये क्या ऑप्शन होगा, एक्सक्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द जाइलेम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल। जाइलेम ऑब्वियसली हमको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जाइलेम आपका वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल एंड फ्लोएम आपका प्रिपेयर्ड फूड ट्रांसपोर्ट करती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रोपिक जो जैसे कि प्लांट कैटेगरी, ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ओब्वियसली ये रॉ मेटल के हिसाब से उसको चाहिए। क्लोरोफिल बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सनलाइट बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट कहाँ पे होता है, आप लोग इसको याद रखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का ब्रेकडाउन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पायरुवेट जो टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड जो पायरुवेट होता है उसका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हम लोग पहले फ्लो चार्ट में पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट आपका, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज़। फैट हमारे बॉडी में किस तरह से डाइजेस्ट होता है। हम लोग खाते हैं, खाने में डेफिनेटली कुछ ऑयली फूड खा लेते हैं तो उसमें फैट प्रेजेंट होता है। तो फैट जो है उस किस तरह से डाइजेस्ट होता है एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, और वो काम फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड द पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन को जो सिक्रेशन वो कहाँ से मिलता है, लीवर से एंड पैनक्रियाज से। दिस बाइल सॉल्ट फ्रॉम द लिवर ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोबुल इनटू स्मॉलर ग्लोबुल्स सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम लिपासे कैन इजीली एक्ट ऑन देम। क्या होता है, तो बाइल सॉल्ट कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर से। ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोबुल, बड़े बड़े जो फैट ग्लोबुल होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके वो स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करता है। तो उसके ऊपर कौन काम करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम उसके ऊपर काम करता है। इसका ब्रेकडाउन कौन करता है, बाइल सॉल्ट। कौन करता है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट कन्वर्ट करेगा छोटे ग्लोबुल को, फिर उसके ऊपर पैनक्रियाटिक एंजाइम काम करेगा। एंजाइम चूँकि आराम से उसको फर्दर डाइजेस्ट कर देगा। दिस इज रेफर टू एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन फैट बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला क्वेश्चन आपका कहाँ आज MCQ भी आ सकता है, असोसिएशन रीजनिंग भी आ सकता है, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो चलो और एक बार इसको समराइज करते हैं। तो पहले तो फैट डिजॉल्व होता है कहाँ पे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको बाइल सॉल्ट ब्रेक करता है। कौन, बाइल सॉल्ट ब्रेक करके छोटे छोटे हिस्से में कन्वर्ट करता है। फिर उसको और डाइजेस्ट करने में कौन मदद करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक
एंजाइम। आप सिर्फ तो ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आप इससे कीवर्ड्स को याद रखोगे तो आप आराम से आंसर को लिख पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? फूड के डाइजेशन में हमारा सलाइवा जो मुंह से निकलता है उसका काम क्या है? तो रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है? मॉइस्चन द फूड फॉर इजी स्वेलिंग। हम जो खाना खाते हैं वो हमेशा वेट नहीं होता है, ड्राई फूड भी खाते हैं, जैसे बिस्किट खा लेते हैं, तो ये सब ड्राई फूड है, तो उसको अंदर जाने से पहले एंजाइम क्या करेगा? उसको मॉइस्ट करेगा, मतलब उसमें वाटर कंटेंट ऐड करेगा। इट कंटेन्स ए डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, जिसको सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करेगा, मतलब आपका डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। और डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका सलाइवा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका सलाइवा है, जिसके पास क्या होता है? कौन सा एंजाइम? ना सलाइवरी एमाइलेज। इसके पास कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द what are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproduct? तो autotrophic nutrition में क्या है हम लोग लिखेंगे what is the autotrophic nutrition and इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, मतलब आउटपुट क्या निकलता है इसको। So autotrophic nutrition takes place through the process of photosynthesis। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशन। तो देखो नेसेसरी कंडीशन आपका क्या बोल रहा है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके बाद क्लोरोफिल, पिगमेंट, उसके बाद आपका सनलाइट, ये सब रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए फॉर द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स? ना कार्बोहाइड्रेट फूड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट है, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सिंपली वो पूछ रहे हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिएक्टेंट है और क्या क्या प्रोडक्ट है, और इसमें कौन हम कंडीशंस में हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे क्लोरोफिल एंड सनलाइट को। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएशन क्या है? नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आता है, मेन एग्जाम में भी ये आ जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो जानते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसमें ऑर्गेनिज्म भी होता है और आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब आउटसाइड सराउंडिंग भी होता है। इट एक्सचेंज ऑफ गैस इज एब्सेंट, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता ही नहीं है। इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कहाँ पे होता है ना? आपका साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड इट ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? देखिए, दिस इज द डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसको याद रखिए। एंड इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट एंड प्रोडक्ट्स वेरी। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए क्या क्या डिफरेंस है, अच्छे से पढ़िए।
उसके बाद हम लोग चलते हैं हाउ आर द एल्वेओली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो एल्वेओली में हम लोग जानते हैं मिलियंस ऑफ एल्वेओली होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो किससे डिज़ाइन किया है तो ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैक्सिमम हो सके, मैक्स टू मैक्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो एल्वेओली प्रोड्यूसेस ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके पास क्या होता है, सरफेस। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एल्वेओली। जो एल्वेओली होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल कनेक्टेड रहते हैं। बाय लिफ्टिंग आवर रिब्स एंड फ्लैटन द डायफ्राम द चेस्ट कैविटी बिकम स्पेशियस। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो रिब्स क्या होता है, लिफ्ट होता है, एंड फ्लैटन डायफ्राम फ्लैट होता है, तो चेस्ट कैविटी बिकम स्पेशियस। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड एल्वेओली। तो मैक्स टू मैक्स एयर लंग्स एंड एल्वेओली के पास पहुंच जाती है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेथ diffuses into blood and carbon dioxide from the blood brought from the body diffuses out into the air। तो वहीं पे एक्सचेंज होता है। तो इसका मेन क्या है, सरफेस, वाइड सरफेस। एंड उस वाइड सरफेस के यूज सरफेस के पास एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द consequences ऑफ ए डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का डिफिशियंसी मतलब कम हो जाए तो क्या होगा। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आप याद रखना, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड में प्रेजेंस हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है। अगर वो कम हो जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगा। Therefore, deficiency of hemoglobin in our body can affect the oxygen supply। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई capacity of the blood। This can lead to deficiency of oxygen in the blood cell। It can also lead to disease called the anemia। जिसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, एनीमिया। अब सोचो, अगर आपके बॉडी के हर सेल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो सबसे पहले तो मर जाएंगे ना, सबसे पहले। तो ये अगर ऐसा हुआ, आपके हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देख लो। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज़ नेसेसरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ के राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेना। ड्यूरिंग ए सिंगल साइकिल ऑफ ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट विच इज़ नोन एज द डबल सर्कुलेशन। क्या होता है, ब्लड दो बार आपके हार्ट में एंट्री एंड एग्जिट मारती है। इट इज़ नेसेसरी इन ह्यूमन बीइंग टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजन ब्लड बिकॉज ऑफ देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट, हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो क्या होता है, हमारे बॉडी के जो हार्ट के दो हिस्से होते हैं, तो एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करके फिर एग्जिट करता है, दूसरे साइड पे डीऑक्सीजन ब्लड एंटर करके फिर एग्जिट करता है। ये मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हमारा बॉडी में कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मतलब आपका मिक्स नहीं हो सकता, इसलिए दो बार एंटर करके एग्जिट करता है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज द जाइलम फ्लोएम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहाँ से एंटर होता है वाटर, थ्रू द रूट्स। एंड फूड इज ट्रांसपोर्ट इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कहाँ से आता है फूड, कहाँ से आता है ना, लीव्स से आता है। लीव से फिर जो पार्ट में रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे फूड सप्लाई जाएगा। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑकर्स इन द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपिरेशन, पुल। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आप इसका डिफरेंस को अच्छे से याद रख लिए और लिख के प्रैक्टिस कर दीजिए। चलो नेक्स्ट आपका कंपेयर द फंक्शन ऑफ, चलो सो compare the functioning of the alveoli in the lungs and nephron in the kidneys with respect to their structure and functioning। क्या है देखते हैं। alveoli are tiny balloon like structure present inside the lungs। कहाँ पे है alveoli, आपके lungs में पाया जाता है, lungs में alveoli
पाया जाता है। इट्स स्ट्रक्चर इज बेलून लाइक स्ट्रक्चर। एंड नेफ्रॉन्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो ये बेलून लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यही डिफरेंस आपको लिखना है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स, तो अल्वेओली आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स, एंड नेफ्रॉन आपका कहाँ पे प्रेजेंट है ना, किडनीज। So the walls of the alveoli are 1 cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries। इसके पास क्या है, उसका थिकनेस कितना है, 1 cell जितना थिक होता है उतना थिकनेस, मतलब आप सोच सकते हो। एंड इट कंटेन्स वेरी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उसके पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुल्स, वुमेन्स कैप्सूल एंड लॉन्ग रेनल ट्यूब। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। अब देखेंगे हम लोग फंक्शनल डिफरेंस क्या क्या है, फंक्शन वाइज क्या डिफरेंशिएशन पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, पहले बात कर रहे हैं अल्वेओली के बारे में। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड्स द अल्वेओली एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द अल्वेओली। तो इसका प्रेजेंस क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। फंक्शन क्या होता है नेफ्रॉन का, द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी। यस, द ब्लड इज एंटर्ड हियर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक्सचेंज करता है गैसियस एक्सचेंज, जबकि ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन में पास करवाता है। Alveoli are the site of gaseous exchange। ये क्या होता है, साइट ऑफ gaseous, एंड नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। बेसिक फिल्ट्रेशन, देखिए आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस कैसे लिखना है एंड फंक्शनल डिफरेंस कैसे लिखना है वो अच्छे से देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो आपका ये था टोटल कंप्लीट आपके लाइफ प्रोसेस का इन टेक्स्ट एंड एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।